हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यंग स्कॉलर्स विजन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की 8वीं श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं, जहां हम जानेंगे प्राचीन भारत के उन महान राजवंशों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीतिक दिशा को तय किया, बल्कि कला, स्थापत्य और संस्कृत को भी एक नई ऊंचाई दी। वाकाटक वंश, जिसकी छाया में अजंता की गुफाएं जीवित हो उठी। चालुक्य वंश, जिसकी तलवार और स्थापत्य दोनों अद्वितीय थे। और पल्लव वंश, जिनके शिल्प ने पत्थरों को भी बोलना सिखा दिया। अगर आप ROARO, UPPCS, UPSI जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के गौरवशाली अतीत की इस प्रेरणादायक यात्रा को। भारत के दक्षिणी जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी रिवीजन की एक मजबूती प्रदान हो सके और वो भी समझ विकसित कर सकें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। इस चैप्टर में हम वाकाटक राजवंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, इन 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम कुछ MCQ को भी देखेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। और आप यदि कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी हम उसे हाईलाइट कर देंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं वाकाटक राजवंश। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान दिए। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक तामपत्रों में मिलते हैं। इन्हीं तामपत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। उसकी आरंभिक राजधानी पुरिका में थी। उसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई थी। फिर वाकाटक राजवंश के ही जो शासक हैं उसको कहते हैं प्रवरसेन प्रथम। इनका टाइम पीरियड है 275 से 325 ईस्वी। वाकाटकों की शक्ति का विस्तार विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने किया। वाकाटकों ने यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। इससे पहले आप देखे होंगे गुप्तोत्तर काल में भी कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है महाराज की उपाधि धारण की है। तो ये दक्षिण भारत के राजवंशों में से एक हैं प्रवरसेन प्रथम, जो वाकाटक राजवंश के शासक हैं। ये भी महाराज यानी सम्राट की उपाधि धारण किए थे। प्रवरसेन प्रथम ने ब्राह्मण धर्म की महानता स्थापित की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। प्रवरसेन के पश्चात रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 इनका टाइम पीरियड है, वाकाटक वंश के शासक बनते हैं। तो अब हम देखते हैं पृथ्वीसेन प्रथम। ये 360 से 385 ईस्वी तक शासन किए। रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम बना। उसने वाशीम की शाखा के शासक विंध्यसेन से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा तथा विंध्यसेन ने कुंतल राज्य को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की। फिर आते हैं रुद्रसेन द्वितीय 385 से 390 BC। पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। ये प्रश्न बनेगा, ठीक है।
पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के भी नाम से लोग जानते थे, की पुत्री प्रभावती से कर दिया। तो अ, ऐसे प्रश्न आएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? तो कई सारे ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक रुद्रसेन द्वितीय भी रहेगा। तो आपको रुद्रसेन द्वितीय पर टिक कर देना है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा, आने के चांसेस हैं। वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ, परंतु अधिक लाभ गुप्तों को हुआ। उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। फिर आते हैं प्रवरसेन द्वितीय। वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवरसेन द्वितीय था। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था। उसने सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उसे नई राजधानी प्रवरपुर बनाने का श्रेय दिया जाता है। चालुक्य वंश की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न चालुक्य वंश से बनते हैं। तो चालुक्य राजवंश के बारे में आइए हम समझते हैं। चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। अपनी राजधानी उन्होंने वतापी, जो कि आधुनिक बादामी में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितना बादामी या फिर चालुक्य राज्य का था। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वतापी यानी कि बीजापुर जिले के कर्नाटक में जो था, वो इनका मूल शाखा था। अब आइए हम देख लेते हैं बादामी के चालुक्य। पहले जयसिंह हैं, फिर उसके बाद रणराग हैं, जो कि जयसिंह के पुत्र हैं। फिर उसके बाद पुलकेशियन प्रथम हैं। फिर इनके दो पुत्र होते हैं पुलकेशिन के, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन के दो पुत्र हैं, पुलकेशिन द्वितीय और विष्णुवर्धन। ठीक है, और विष्णुवर्धन के फिर 5 पुत्र हैं, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो आइए बिना देरी करते हुए पुलकेशिन प्रथम के बारे में देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने सत्याश्रम व रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी। उसे श्री पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी। पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक शासकों को पराजित किया, उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। ठीक। महाकूट स्तंभ लेख में बहुसुवर्ण अग्निष्टम यज्ञ करने वाला कहा गया। इसे वतापी का प्रथम निर्माता कहते हैं। फिर आते हैं मंगलेश। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के समय इनका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अवयस्क था, अंडर 18 था। अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन के संरक्षक के रूप में चालुक्य शासन की बागडोर संभाली। नुनेर वानपत्र तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचूरी शासक बुधराज पर आक्रमण किया। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर अधिकार किया था, जो कि गोवा में है। अब आइए पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं। पुलकेशिन प्रथम का पौत्र कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी उसके ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हम इसको देखेंगे, जिसमें उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति वर्णित है। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिणी भारत को अपना अधिपति बन गया, या फिर वहाँ का अधिपति बन गया, मतलब वहाँ का शासक बन गया। चीनी यात्री वेन्सांग, जो कि 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आया और उसके राज्य का भ्रमण किया। तो प्रश्न भी आ जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय की राज्यसभा में वह कौन सा चीनी यात्री है जो आया था? तो वेन्सांग और फायान, इनसे प्रश्न बनते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा।
तो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से देखना है, वेनशांग को और फायान को। ठीक है, तो इनसे प्रश्न बनते हैं। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। ये नागा अर्जुन कोंडा और धरणी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए। इन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। अब देखते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। कल्याणी के चालुक्य की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय का परमार शासक मुंज से दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जिसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलप द्वितीय ने मुंज के राज्य पर 6 बार आक्रमण किया, परंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ। फिर आते हैं सोमेश्वर प्रथम 1042 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत कल्याणी स्थानांतरित की। चोल नरेश राज ने सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर विजयेंद्र की उपाधि धारण की। सोमेश्वर प्रथम कुप्पन तथा कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ था। चोलों ने निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात कौन? सोमेश्वर प्रथम। प्रश्न बनेगा कि चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात वह कौन सा शासक है जो तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली? तो 2-3 विकल्प आपके वैसे रहेंगे और चौथा हो सकता है सोमेश्वर प्रथम रहे। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये आ सकता है आपके पेपर में। पेपर में कैसे आएगा हमने आपको बता दिया। वह कौन सा शासक है जो चोलों के निरंतर पराजय के पश्चात तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली? तो आपको सोमेश्वर प्रथम बताना है। विक्रमादित्य फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या, ये छठा है। सोमेश्वर प्रथम का कनिष्क पुत्र था। 1076 में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया, जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा गया। विक्रमादित्य छठवें के राज्यारोहण के पश्चात चोल चालुक्य संघर्ष कुछ समय तक स्थगित रहा। विक्रमादित्य छठवें की राज्यसभा में विक्रमाकद्वैचरित के रचयिता बिल्हड़ और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। बिल्हड़ उसके राजकवि थे। फिर विक्रमादित्य छठे कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। उससे मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया। फिर विक्रमादित्य छठवें के पश्चात सोमेश्वर तृतीय, जिनका 1126 से 1338 ईस्वी चालुक्य वंश का शासक बना, उसने भूलकोमल तथा त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियां धारण की। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। मतलब वो युद्ध वगैरह उतना ज़्यादा नहीं करता था, शांति पुरुष व्यक्ति था। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था, जिसने मानसोल्लास नामक शिल्पशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ये हाईलाइटेड है, इसको देखिएगा। इसने जो शिल्प शास्त्र किया है उसका नाम है मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र की रचना की थी। कौन? सोमेश्वर तृतीय। और सोमेश्वर प्रथम ये वही व्यक्ति है जिसने चोलों से बार बार पराजित होने की वजह से तुंगभद्रा नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया था। तो सोमेश्वर प्रथम थे वो। लेकिन सोमेश्वर तृतीय की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पर्सन नहीं थे। ये बहुत ही जो है शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ये युद्ध में कम, शांति में ज़्यादा विश्वास रखते थे। इन्होंने जो है एक मनसोल्लास नामक शिल्पशास्त्र, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ था, उसकी रचना किया था। तो ये हाईलाइटेड है, इसको आप देख लीजिएगा। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था, जो कि तैलप तृतीय का पुत्र था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वराह था। चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गमुंड कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन है। इसको आप देखिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हाईलाइट। चलिए, तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो सोमेश्वर चतुर्थ थे। और इनके शासनकाल में जो ग्राम के अधिकारी होते थे उसको गमुंड कहा जाता था। इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। ठीक।
ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था। तो ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था। देखो, ऐहोल में बहुत ज़्यादा आपको आर्ट एंड कल्चर जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पे जो कला है, स्थापत्य कला, हाँ, इस तरीके की जो कला है वो मंदिरों में दिखने को मिलती हैं। तो इसीलिए ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। आइए हम देखते हैं पल्लव वंश को। इच्छाकों को अपदस्थ करके उनके स्थान पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ होता है लता का वाचक। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची में बनाई। फिर आते हैं सिंह विष्णु, जो कि 575 से 600 ईस्वी तक हैं। पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक सिंह विष्णु था। तो पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह विष्णु था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। वह एक वीर व पराक्रमी शासक था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मल्ल, मालवा, क्लब, सिंघल के राजाओं से युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। मतलब ये बहुत ही प्रतापी शासक था, जिसने जो है चेर, चोल, पांड्य, मल्ल, मालवा, कलभ्र व सिंघल के राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। सिंह विष्णु की राजसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरात किरातर्जुनीयम महाकाव्य की रचना की थी। तो किरातुर्जुनीयम महाकाव्य की रचना जो है भारवी नामक महाकवि ने किया था, और वो सिंह विष्णु के राजसभा में रहते थे। तो ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इसको भी देखिएगा आप। ठीक, चलिए पल्लव वंश के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पल्लव वंश कांचीपुरम, जो कि सिंह वर्मन है, इसका पूरा दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। पल्लव वंश के हम शासकों की बात करते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी। देखिए, सिंह विष्णु जो है वो प्रथम शासक था पल्लव वंश का, और बहुत ही प्रतापी शासक था। लेकिन उसी सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम है। महेंद्र वर्मन प्रथम बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। इनसे मत विलास, प्रहसन तथा भगवत जुकीनियम लिखा था। इसके समकालीन चालुक्य यानी कि बादामी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर पल्लवों व चालुक्य के मध्य लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को प्रारंभ किया। उसने शैव संत अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर दिया एवं शैव मत ग्रहण कर लिया। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की राजगद्दी पर बैठा, और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने परियल, मणिमंगलम, सूरमार के युद्धों से पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके वतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया। हमने कहा ना, चीनी यानी वेनसांग और फायान, ये दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा किसके किसके शासनकाल में ये लोग आए थे, प्रश्न बनते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर व ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर तथा मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन उसकी राजसभा में रहते थे। उसने राज सिंह, आगम प्रिय व शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका की स्थापना की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में दूत मंडल भेजा। तो चीन में जो दूत मंडल भेजा था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, जो कि दक्षिणी राजवंश का शासक था। ठीक ना, पल्लव वंश का शासक था ये नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने जो है चीन में अपना दूत मंडल भेजा था 720 ईस्वी में। नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था। उसने कला और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। उसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरू मंदिर का निर्माण करवाया था। दंती वर्मन नंदी वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी था। वैल्यूर पाल्यम अभिलेख में उसे विष्णु का अवतार कहा जाता है। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। आइए अब हम कला एवं स्थापत्य की बात करें तो पल्लव नरेश का शासनकाल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए था। वस्तुतः उनकी वास्तु एवं दक्षिण के भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। ममल्ल शैली एवं नरसिंह वर्मन शैली। इस शैली में रथ और मंडपम दोनों का निर्माण हुआ। इन शैलों में निर्मित सभी स्मारक
महाबलीपुरम में स्थित हैं और यहाँ मुख्य पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें आदि वराह मंडप, महर्षि मर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप तथा रामानुजम मंडप प्रसिद्ध हैं। रथ शैली का निर्माण या फिर रथ शैली का मंदिर एकाश में है। प्रमुख रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। इसमें 7 रथ मंदिर हैं, जैसे कि द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वलैंकुट्टई रथ, ये सभी शैव मंदिर हैं। इसमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। धर्मराज रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा रथ है, जिसके ऊपर पिरामिड आकार का शिखर है। 7वीं-8वीं सदी में बने 10 मंदिर पट्टडकल में स्थित है। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं पापनाथ मंदिर एवं पीरूपाक्ष का मंदिर। तो ये रहा दोस्तों पल्लव वंश, चालुक्य वंश के बारे में, वाकाटक वंश के बारे में। वहाँ के मैंने आर्ट और कल्चर को देखा, वहाँ के प्रमुख शासकों को देखा और उनकी उपलब्धियाँ देखी। अब इनसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, आइए वो देखते हैं। एमसीक्यू पर अब हम चर्चा करेंगे। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर किस राजवंश का उदय हुआ? चालुक्य वंश, वाकाटक राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश। तो उत्तरी महाराष्ट्र के विदर्भ के सातवाहनों के स्थान पर वाकाटक राजवंश का उदय हुआ। वाकाटक राजवंश निम्नलिखित में से किस वर्ण के महान पक्षधर थे? तो आपको पता है कि वाकाटक राजवंश जो है वो ब्राह्मण के पक्षधर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वाकाटक राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? विंध्य शक्ति, ये आपको भी पता है, ऊपर हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से वाकाटक शासक की तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है। विंध्य शक्ति। ठीक है। वाकाटक राजवंश का एकमात्र शासक कौन था जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की? तो प्रवरसेन प्रथम। इसको हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि प्रवरसेन प्रथम ने जो है महाराज यानी सम्राट की उपाधि धारण की थी, जो कि वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक था। सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दामोदर सेन ने की थी। निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने नई राजधानी प्रवरपुर को बनाया? दामोदर सेन ने। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो पुलकेशियन प्रथम जो है वो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्याश्रय, रणविक्रम जैसी उपाधियां निम्नलिखित में से किस शासक ने धारण की थी? तो पुलकेशियन प्रथम ने जो है सत्याश्रय और रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को जो है आप मिलाइए। तो इसमें प्रवरसेन जो है वो अपने आप को महाराजा या सम्राट बताते थे, तो इसमें चौथा रहेगा, पहला का चौथा। पुलकेशियन प्रथम आपने ऊपर ही प्रश्न सॉल्व किया, सत्याश्रय है ना। और उसके बाद जो है स्कंदगुप्त और फिर पुलकेशियन द्वितीय। तो स्कंदगुप्त जो हैं वो सत्याश्रय एवं पृथ्वी वल्लभ महाराज हैं और पुलकेशियन द्वितीय जो हैं वो शक्रादित्य हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी है और बाकी हमने अभी मिला दिया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इस तरीके के प्रश्न मैच करने वाले आ जाते हैं, तो आपके 1-2 प्रश्न तो बन ही जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? तैलब द्वितीय जो है वो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। बहुत ही प्रतापी राजा थे तैलब द्वितीय। निम्नलिखित में से किस कल्याणी के चालुक्य शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित किया? सोमेश्वर प्रथम। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये कल्याणी के चालुक्य शासक जो हैं सोमेश्वर प्रथम, इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित किया। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट सोमेश्वर प्रथम के बारे में एक और है कि चोलों से ये युद्ध जितनी बार भी करते थे हर बार पराजित हो जाते थे और ये उस पराजय से तंग आकर के तुंगभद्रा नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिए थे सोमेश्वर प्रथम। तो सोमेश्वर प्रथम से एक पॉइंट आपको और अभी याद कर लेना जो मैंने बताया। आइए अगला देखते हैं। मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? एहोल। वो तो हाईलाइटेड ही था, एहोल को जो है मंदिरों का नगर कहा जाता है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची थी, हम लोग पढ़े ही हैं। मामल्लपुरम के आदिबाराह गुहा मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक द्वारा कराया गया? तो सिंह विष्णु के द्वारा। ठीक है।
आइए अगला देखते हैं। कृतार्जुनीयम महाकाव्य के रचनाकार भरावी किस पल्लव शासक के दरबार में थे? सिंह विष्णु। मंत्रविलास प्रहसन तथा भगवत कुंजियम की रचना किस पल्लव शासक ने की थी? तो महेंद्र वर्मन। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा ऐतेश्वर के विशाल मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये सब पल्लव वंश के शासक थे जो हम पढ़ रहे हैं। नरसिंह द्वितीय किस देश में दूत मंडल भेजा? चीन में। हमने देखा ही था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मयूर शर्मन, कंदवंश, पुलकेशियन प्रथम, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना, विंध्य शक्ति, वाकाटक, तैलव। तो इसमें जो है चारों सही है, देखिए डी नंबर, ठीक ना। मयूर शर्मन कादम्ब वंश है, पुलकेशियन प्रथम जो है बादामी चालुक्य वंश की स्थापना है, और विंध्य शक्ति वाकाटक के हैं, और तैलव द्वितीय जो है वो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना है। सत्व पैगोड़ा मंदिर में सबसे छोटा रथ निम्नलिखित में से किसका है? द्रौपदी रथ, जो ऊपर ही है। और धर्मराज जो है सबसे बड़ा है, धर्मराज रथ वो सबसे बड़ा है, उसके ऊपर एक छत्रप टाइप का बना हुआ है, और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा सबसे बड़ा रथ किसका है? धर्मराज का। ये देखिए प्रश्न भी आ गया। धर्मराज का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे बड़ा रथ है, ऊपर इनके छत्रप टाइप का बना हुआ है। पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 7वीं से 8वीं सदी के बीच में हुआ था। वाकाटक, पल्लव, कदम और पश्चिमी गंग राजाओं ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो धर्म महाराज की। उर्सभा नागरम में क्या था? गांव। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठजन करते थे, वो क्या कहलाते थे? महाजन। ये प्रश्न बन सकता है। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठजन करते थे, वो क्या कहलाते थे? महाजन कहलाते थे। मामल्य शैली से निर्मित रथ शैली का निर्माण किस पत्थरों से हुआ है? तो एकाश्म पत्थरों से हुआ है। सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया है? प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की गई है। विल्हड़ तथा विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबारी कवि थे? तो विक्रमादित्य चतुर्थ। मिताक्षरा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विज्ञानेश्वर। सोमेश्वर तृतीय की रचना मानसेल्लास कौन सा ग्रंथ है? तो शिल्पशास्त्र। तो दोस्तों अब हमने जो है एमसीक्यू को देखा, और हमने आप ये भी चीज़ें समझा कि जो हम अभी कंटेंट ऊपर पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़े हैं, उसमें से ही प्रश्न जो है सब पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो इसीलिए आप हमारे वीडियो को 2 से 3 बार बहुत ही कंसंट्रेट के साथ देख लीजिए। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस पूरे वीडियो का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि प्राचीन इतिहास का ये हो सकता है एक वीडियो और आए, नहीं तो ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। हमने प्राचीन इतिहास के सभी सीरीज़ कंप्लीट कर दिया है, पूरी प्राचीन इतिहास जो है कंप्लीट कर दिया है। अब हम एक इसका मिसलेनियस वीडियो ले आएंगे एमसीक्यू का और पीवाईक्यू का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आरओए, आरओ, यूपीएसआई और पीसीएस, यूपी पीसीएस, इस तरीके के जो पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जितने भी प्रश्न आ चुके हैं, उसका मैं एक मिसलेनियस वीडियो लाऊंगा, और आपको उससे ये समझ विकसित होगी कि जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उसी से जो है प्रश्न डायरेक्ट उसमें पूछे जा रहे हैं। तो हम एग्ज़ाम की एसेंशियल रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही ऐसे नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इतनी मेहनत करते हैं, एक छोटा सा सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं। और यदि आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।